मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम ये जानते हैं कि सूरज की रोशनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम ये जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बताया कि लाइट बनी होती है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से, जिनको फोटॉन्स कहा जाता है। और इन एनर्जी के पैकेट्स को जब हम किसी मेटल से टकराते हैं तो वो मैसिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकाल लेते हैं, जो कि मैस रखते हैं। इससे हमें यह भी पता चला कि लाइट की एक और शक्ल भी है, एक और नेचर भी है, जिसे हम पार्टिकल नेचर कहते हैं। बाद में आने वाले साइंसदानों ने हमें यह भी बताया कि पार्टिकल और वेव नेचर हर चीज के साथ जुड़ी होती है। मसलन आप इस हाथी को ही ले लीजिए, इसकी पार्टिकल नेचर आपको रोज नजर आती है, लेकिन इसके साथ एक वेव भी जुड़ी होती है जो इतनी छोटी होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसके पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरीके से जब हम एक बुलेट को फायर करते हैं, एक गोली चलाते हैं, तो उसके साथ उसकी वेव नेचर भी जुड़ी होती है। ये वेव भी बहुत छोटी होती है और इसको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी पार्टिकल नेचर के साथ साथ इसकी वेव नेचर एग्जिस्ट करती है। तो अब हमें यह पता चल गया कि चीजों के दो बिहेवियर होते हैं, एक पार्टिकल बिहेवियर और एक एज अ वेव बिहेवियर। इसी चीज को जब डेब्रॉय ने अपने एटॉमिक मॉडल में शामिल किया तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव के तौर पे लें, ना कि एक पार्टिकल के तौर पे लें, तो हमारा एटम कैसा होगा। और उसके लिए उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन से जनरेट हुई स्टैंडिंग वेव्स नजर आ रही हैं, जो कि यहां पर ब्लू कलर की लाइन से शो की गई हैं। तो न्यूक्लियस के गिर्द आपको यहां पर स्टैंडिंग वेव्स नजर आ रही है। यह डेब्रॉय का मॉडल था। इससे पहले जितने भी हम मॉडल देखते थे उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते थे, जो कि पार्टिकल नेचर के मॉडल्स कहलाए जाते थे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ जब हमने इलेक्ट्रॉन को दो स्लिट्स में बम्बार्ड किया और उनके इंटरफेरेंस पैटर्न्स देखे एक स्क्रीन के ऊपर, जो कि वेव इंटरफेरेंस से बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। इससे हमें यह अंदाजा हुआ कि इलेक्ट्रॉन वेव्स के तौर पर भी बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने एक मेजरमेंट ली तो इलेक्ट्रॉन्स ने वेव नेचर को छोड़कर पार्टिकल नेचर को अपनाया। तो उससे हमें यह वेरिफिकेशन हो गई कि दुनिया में हर चीज पार्टिकल और वेव नेचर में एग्जिस्ट करती है। सबसे बड़ा मसला वेव नेचर में ये होता है कि आप किसी भी चीज की पोजीशन कैसे मेजर कर सकते हैं। मसलन ये गोली यहां पर है, अगर ये एक वेव नेचर एग्जिबिट कर रही है, ये गोली यहां पर है या ये गोली यहां पर है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कहां पर है, क्या इलेक्ट्रॉन यहां पर है, क्या इलेक्ट्रॉन यहां पर है, या इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इस सवाल ने बहुत मुश्किल डाली रखी। दूसरा सवाल यह था कि ये वेव बनी किस चीज की होती है। इसका तो साइंसदानों को आज तक अंदाजा नहीं हो सका कि वेव एक्चुअली बनी किस चीज की होती है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जनरेट होती है। मैं आपको लेके चलता हूं एक स्नूकर टेबल की तरफ, जहां पर दो प्लेयर स्नूकर खेल रहे हैं। एक प्लेयर ने जब एक बॉल को शॉट लगाई तो उसका किसी भी वक्त हम मोमेंटम और पोजीशन निकाल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसमें हम मोमेंटम और पोजीशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जिन्होंने हमें लॉ दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो ये कहता है कि तमाम फोर्सेस जो एक ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट हो रही हैं, एक्ट कर रही हैं, वो बराबर हैं उसके मैस के और एक्सेलरेशन के। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और इस मैस को इनर्शियल मैस भी कहा जाता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं और एक्सेलरेशन की जगह डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी लेके आऊं, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो हम वेलोसिटी से भी ये चीज निकाल सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी चेंज इन पोजिशन होता है। तो अब मैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन के साथ भी, डिस्टेंस के साथ भी यही इक्वेशन लिख सकता हूं। इस इक्वेशन से मैं पोजीशन निकाल सकता हूं, इस इक्वेशन से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, और क्योंकि मेरे पास मास भी गिवन है और v भी गिवन है, तो हाफ mv² के जरिए मैं काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकता हूं। तो ये छोटी सी इक्वेशन है, लेकिन इसके साथ मैं सिस्टम की बहुत सी प्रॉपर्टीज को निकाल सकता हूं। लेकिन क्या इस इक्वेशन को हम क्वांटम लेवल पर यूज कर सकते हैं? जब हम एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं तो इस इक्वेशन को क्या यूज कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज होल्ड नहीं करते, और इसमें हमारी मदद की एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था इरविन श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने बिल्कुल F = ma के बराबर
उसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन हमें दी क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं, और इससे हम किसी भी क्वांटम सिस्टम के बेसिक पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। आपको ये मैंने इक्वेशन यहां पर दिखाई है, जिसमें आपके पास पोजीशन आ रही है, आपके पास एनर्जी आ रही है और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। इस इक्वेशन को मैं आपको यहां पर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, यानी आप साई की चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव है ये। साई की चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल डेरिवेटिव। साई की चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जी, डबल डेरिवेटिव। और साई है हमारे पास वेव फंक्शन, तो हम वेव फंक्शन की स्पेशल चेंजेस देख रहे हैं और उसमें सेकंड डेरिवेटिव पे जा रहे हैं। उसके साथ हमारे पास सिस्टम की एनर्जी भी है और उसमें जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारे पास मौजूद है। इस वेव फंक्शन को हम कहते हैं, ये श्रोडिंगर वेव फंक्शन है, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि हमारे पास मैस भी है, हमारे पास पोजीशन के सेकंड डेरिवेटिव्स भी हैं, तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की है और इसी तरीके से हमारे पास इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी है और टोटल एनर्जी भी है। तो इस इक्वेशन को हम एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के किसी भी क्वांटम सिस्टम की, और ये चीजें हम निकाल सकते हैं उसके वेव फंक्शन से, जिसको हम साई कहते हैं। वेव फंक्शन के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वेव फंक्शन जब साइंसदानों ने, स्पेशली जब श्रोडिंगर ने निकाला, तो उनको भी इल्म नहीं था कि वेव फंक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर मैंने आपको वेव फंक्शन की एक ग्राफ दिखाया है। आप देख सकते हैं कि जहां पर वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन बाद में आने वाले साइंसदानों ने हमें बताया कि अगर हम वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लें तो वो प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के या सब एटॉमिक पार्टिकल के उस जगह मौजूद होने के। मतलब मैंने जब वेव फंक्शन का स्क्वायर लिया तो यहां पर आप देखें एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस लोकेशन पर, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जबकि आप यहां पर अगर आ जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस जीरो है, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसकी जीरो है। इसी तरीके से यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस है, तो ये हमें चांसेस बताता है, ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि आपको इलेक्ट्रॉन कहां पर मिल सकता है। श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन में जब मैस और चार्जेस की वैल्यूज को पुट किया और उसको हाइड्रोजन के एटम के लिए सॉल्व किया, तो उनको हाइड्रोजन के एटम के वेव फंक्शंस नजर आने शुरू हो गए, उनको मिल गए। और ये हाइड्रोजन के एटम के वेव फंक्शंस को हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। यहां पर मैंने आपको ऑर्बिटल्स दिखाया, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन बीच में है और आपको साइड पर एक क्लाउड नजर आ रहा है। ये वो क्लाउड है जहां पर एटम के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं या हो सकता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो। आपको यहां पर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। अगर आपके हाइड्रोजन एटम की इतनी एनर्जी है कि वो 2px में एग्जिस्ट कर सकता है, तो एटम की शेप इस किस्म की होगी। हाइड्रोजन के एटम की शेप इस किस्म की होगी, जिसमें बीच में आपको प्रोटॉन नजर आ रहा है और यहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। अगर उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो 2p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसकी शेप ऐसी होगी। इसी तरीके से 2pz ऑर्बिटल में वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसकी शेप ऐसी होगी। यहां पर भी मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिटल्स दिखाए हैं, जिनको हम इस तरीके से 3s, 3p, 3d इस तरीके से हम उनको डिनोट करते हैं। याद रखिए कि जब हमारे पास मेजरमेंट नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में कहीं भी मौजूद हो सकता है। जहां पर उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वहां पर ज्यादा चांसेस होंगे और जहां पर वैल्यू कम है वो कम होंगे। लेकिन जब भी आप इलेक्ट्रॉन को मेजर कर लेते हैं, उसकी पोजीशन मेजर कर लेते हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और आपको सारी की सारी प्रोबेबिलिटी वहां पर मिलती है 1 प्रोबेबिलिटी के साथ, जहां पर इलेक्ट्रॉन को आपने मेजर कर लिया। क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन के चांसेस नहीं है कि वो यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, क्योंकि आपने उसको मेजर कर लिया है, तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कोलैप्स कर जाता है। यहां पर मैंने आपको यही चीज इस तरीके से दिखाई है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं एक स्लिट से, तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो कहीं भी हो सकता है। उसके चांसेस यहां पर होने के ज्यादा है, यहां पर बहुत ज्यादा है, यहां पर भी बहुत ज्यादा है, यहां पर भी ज्यादा है, तो यहां पर वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 2 डिटेक्टर लगा के उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो यहां पर है या
या यहाँ पर है। तो जैसे ही वो ए पर डिटेक्ट हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कोलैप्स हुआ। अब आपको पता है कि वो विद प्रोबेबिलिटी 1 ए पर मौजूद है और बी पर उसकी प्रोबेबिलिटी होने की 0 है। हम एक एटम लेते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देते हैं कि वो 3p ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर सकता है और उसके बाद हम उसको मेयर कर लेते हैं। जैसे ही हम उसको मेयर करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन की जगह तो मालूम हो जाती है कि वो यहां पर है, पर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। हम फिर दोबारा उसको एनर्जी देते हैं ताकि वो दोबारा 3p में आ सके और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रॉपर तरीके से वजूद में आ जाए। उसके बाद फिर हम मेजरमेंट लेते हैं, फिर हम उसको एनर्जी देते हैं ताकि उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिस्टोर हो, फिर मेजरमेंट लेते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा मेजरमेंट लेते हैं तो हमें एक शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है ऑर्बिटल की, क्योंकि हमें नजर आता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इस शेप में नजर आ रहे हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं मिल रहे। इस तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिटल्स की शक्ल को डिस्कवर करते हैं। हम उनके बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स की मेजरमेंट्स लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहां पर बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर यहां पर बहुत कम चांसेस है। इसी तरीके से बीच में कई ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते और कई ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के वेव फंक्शंस या हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यही वेव फंक्शंस मैंने आपको यहां पर दिखाए और आप यहां पर आप देख सकते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है और कहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है और कहां पर तो बिल्कुल ही नहीं है। सफेद रंग जहां पर है वहां पर बिल्कुल नहीं है, गहरा नीला रंग, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर जहां पर है वहां पर बहुत ज्यादा, और जहां पर हल्का ब्लू कलर है या हल्का ग्रीन कलर है वहां पर प्रोबेबिलिटी काफी कम है। हमने सिर्फ हाइड्रोजन तक इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि उसके बाद आने वाले साइंसदानों ने श्रोडिंगर के काम को आगे बढ़ाया और उन्होंने लिथियम के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को भी दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया और उन्होंने उन एटम्स की शेप को भी देखा। तो श्रोडिंगर ने हमें एक ब्रिज दी क्वांटम मैकेनिक्स में और केमिस्ट्री में। केमिकल बॉन्डिंग्स को भी ऑर्बिटल्स के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो क्वांटम मैकेनिक्स से लिया गया और हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं केमिस्ट्री में। उसके साथ साथ श्रोडिंगर ने हमें एक नया मॉडल दिया इलेक्ट्रॉन का और उन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन को हम समझते हैं कि वो न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाता है, हालांकि वो एक क्लाउड फॉर्म करता है जिसमें उसके मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पर ज्यादा मुनहसर होती है। ये एक नया एटॉमिक मॉडल था और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा डेवलप हुई। बल्कि अगर हम ये कहें कि श्रोडिंगर वो चंद साइंसदानों में जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद रखी तो ये गलत ना होगा। कुछ साइंसदानों के लिए ये बहुत मुश्किल था समझना कि हम बहुत छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पर भी डाइसिस यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं, और वो ये समझते थे कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच नहीं हो सकती क्वांटम लेवल पर। लेकिन आज हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि श्रोडिंगर बिल्कुल ठीक थे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।